एवरीवन, दिस इज सुमन सिंह। जैसे कि कल हम लोगों ने प्रोमो वीडियो में देख लिया था कि आज हम लोगों को अपने इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन को समझना है। क्या हो रहा है चैप्टर में, किन किन लोगों के मिड में ये स्टोरी बनाई गई है, कौन इनके मेन कैरेक्टर हैं, क्या है आखिर इस स्टोरी में, ये सब कुछ हम लोगों को अपने इस वीडियो में समझना है। वैसे कि मेरे अकॉर्डिंग फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन कि इसका केवल आज ये फ्रेमवर्क हम समझेंगे इस स्टोरी का, मतलब एज अ जैसे स्टोरी टाइप के कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, कहाँ इनिशियल पॉइंट है, कहाँ इसका फाइनल पॉइंट है, बस ये समझना है। और स्टोरी में कौन से दो मेन ऐसे पर्सन है जिनके बीच ही हो रहा है, वैसे मेन दो ही हैं, कौन कौन है ये भी पता चल जाएगा। हो क्या रहा है स्टोरी का फ्रेमवर्क आज हम समझेंगे, ना कि बिल्कुल एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करेंगे। ये काम है हम लोगों का कब, जब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, मतलब तब हम इसको बिल्कुल एक एक वर्ड समझेंगे और अभी हम लोगों को स्टोरी पता चल जाएगी। तो देन हम जैसे कोई क्वेश्चन उठाएंगे, अच्छा यहाँ पे ये हुआ, कैसे हुआ, उसकी हम लोग तुरंत लैंग्वेज समझेंगे, उसको पढ़ लेंगे, और जिससे कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम लोग करते हैं आंसर को फ्रेम करने में, वो सब भी हो जाएगा। तो आज हमें केवल फ्रेमवर्क समझना है कि इस स्टोरी में आखिर हो क्या रहा है, क्या है लॉजिक, क्या है इस स्टोरी का, बस ये समझना है। लेट्स स्टार्ट इट, समझते हैं हम लोग। स्टोरी स्टार्ट ऐसे होती है कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर, अब देखो, वॉज एन ओल्ड वुमन। अब यहाँ पे इस एक लाइन में ये पता चल गया कि आखिर स्टोरी है किन के में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें पता चल गया कि कितने कैरेक्टर हैं, अभी इनके मम्मी पापा भी आएंगे, किसके, ऑथर्स के। ये नहीं कह रहे हैं कि इससे हमको ये पता चल गया कि हो क्या रहा है पूरी स्टोरी में या कितने कैरेक्टर्स हैं। हमें ये पता चल गया कि इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर किसके हैं, ठीक। तो क्या पता चल गया, दी ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। तो यहाँ से पता चला कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर है, फर्स्ट पर्सन इज ऑथर एंड सेकेंड ग्रैंड मदर। ये पता चल गया ना हम लोगों को कि ऑथर्स की जो ग्रैंड मदर है वॉज एन ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी महिला है। देन क्या हो रहा है, हर फेस वॉज रिंकल्ड ऑल ओवर, फॉर 20 years द ऑथर हैड सीन नो चेंज इन हर लुक। यही सब बताया गया है। अब जैसा कि वो ओल्ड हैं, ऑब्वियसली उनके चेहरे पर रिंकल्स भी होंगे। और ऑथर को नेक्स्ट ये लाइन थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे केवल ये बताया गया है इस लाइन में, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन, हर फेस वॉज रिंकल्ड ऑल ओवर, कि इसमें केवल इतना बताया गया कि वो एक बूढ़ी महिला है और उनके चेहरे पे रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ टाइप की हैं, सिकुड़न टाइप की, ऐसा। देन थोड़ा सा अलग मोड़ आया कि बताया जा रहा है, फॉर 20 years द ऑथर हैड सीन नो चेंज इन हर लुक्स एंड बिहेवियर। बता रहे हैं कि ऑथर्स ने इन 20 सालों में, बचपन से लेके आज तक, अब 20 साल का तो हो ही गया होगा, तो उसने अपनी ग्रैंड मदर में कोई भी चेंज नहीं देखा, एंड उनके बिहेवियर में भी, लुक में भी एंड बिहेवियर में भी। देन क्या होता है, इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव डेट शी टू हैड वंस बीन अ प्लेफुल चाइल्ड और अ प्रिटी यंग वुमन विद अ हस्बैंड। अब ऑथर ये कह रहे हैं कि ये सोचना, ये बिलीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि कभी मेरी दादी प्लेफुल चाइल्ड, मतलब एज अ चाइल्ड वो खेलती होंगी, और अ प्रिटी, बहुत सुंदर सी कोई महिला होंगी, विद अ हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ। विद अ हस्बैंड क्यों कहा गया, बिकॉज ऑफ ऑथर को नहीं पता कि उसके दादाजी कैसे थे, क्योंकि उसने देखा ही नहीं। इवन दी ग्रैंड मदर विद हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड इन अ पोर्ट्रेट लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उसकी जो सोच है अपने मतलब दादा के लिए भी बिल्कुल वैसे कि बिल्कुल बुढ़े से होंगे 100 years के, ऐसा मतलब वो सोच रहे, ये सब कुछ, ये इसका ज़्यादा कुछ मेन रोल भी नहीं चैप्टर में इस लाइन का। इस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है, केवल हमें वो समझना है जो ज़्यादा पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। मेनली यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा कि उनकी वो मतलब ग्रैंड मदर कैसी थी और ये सब, चलो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्टोरी समझ लेते हैं। इट वॉज इवन डिस्गस्टिंग टू थिंक दैट द ग्रैंड मदर हैड इवन बीन यंग एंड प्रिटी। वही बताया गया है कि वो कभी मतलब सुंदर एंड प्रिटी, वही मतलब है सुंदर रही होंगी, ऐसा इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है ऑथर के लिए। देन क्या होता है, अब बताया जा रहा है कि शी हैड अ सिल्वर लॉक्स एंड वर स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स। ये अभी उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब उनके जो क्लॉथ्स हैं वाइट, अब ऑब्वियसली उनके हस्बैंड नहीं है तो ऐसा होता है कि वो वाइट ड्रेसेस पहनेंगी, जो भी पहनेंगी। शी लुक्ड लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स।
उनको एज कंपेयर किया गया किससे, विंटर लैंडस्केप। मतलब कि जैसे विंटर्स में होते माउंटेन्स के ऊपर वाइट वाइट सी आइस ऐसे होती है, जब मतलब गिरी हुई होती है, ऐसा लैंडस्केप में सीनरी में ऐसा दिखाया जाता है, उनकी दादी बिल्कुल वैसे लगती है बिकॉज ऑफ उनके वाइट हेयर है। जैसे कि पहाड़ों पे क्या बर्फ़ होती है, और वो जो ड्रेस पहनती हैं वो भी वाइट है, ठीक। तो वाइट माउंटेन एंड उसमें बर्फ़ गिरी, तो वैसे ही उनकी दादी लगती हैं, ऐसा उन्होंने कंपेयर किया, ऐसा है नहीं कुछ। शी ऑलवेज कैरीड अ रोजरी इन हर हैंड विच दी कीप्ट काउंटिंग, ठीक। तो बताया कि वो हमेशा अपने हाथ में रोजरी लिए रहती है। रोजरी क्या है, माला, नहीं जैसे होते हैं उससे काउंट करते रहते हैं राम राम वाला, ऐसा। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग क्वाइटली इन प्रेयर, शी वॉज अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट। ये बताया गया अब रोजरी लिए रहती हैं तो वो हमेशा प्रे करती रहती हैं सभी के लिए अच्छे से, क्वाइटली, शांति से, ऐसा नहीं चिल्ला चिल्ला के। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, वो बिल्कुल एक शांति की प्रतिमा है, ऐसा ऑथर ने बताया। देन सेकेंड फेज थोड़ा सा आया इसमें। व्हेन द ऑथर्स पेरेंट वेंट टू लिव इन द सिटी, दे लेफ्ट हिम बिहाइंड विद द ओल्ड लेडी। अब बताया गया कि जब उनके किसके, ऑथर्स के पेरेंट सिटी में रहने के लिए गए, दे लेफ्ट हिम बिहाइंड विद द ओल्ड लेडी, उनको भी साथ में लेके गए। देन क्या हुआ, शी यूज टू गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, वो उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइल शी बाथेड एंड ड्रेस्ड द बॉय, उनको नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, इवन वो उनको पूरा कंप्लीटली तैयार करती थी, कहाँ के लिए, स्कूल जाने के लिए। देन with the wooden state and other import and a pen in the school bag, और उनका बैग भी बिल्कुल तैयार करती थी with a wooden state, मतलब स्लेट, सॉरी, with a wooden slate। पहले के ज़माने में क्या, छोटे बच्चों को ऐसे नहीं स्लेट टाइप की दी जाती है लकड़ी की, उसमें लिखो, एंड अर्दन इंक पॉट एंड पेन इन दी बैग, और उनको इंक पॉट पहले चला करते थे, वो सब उनको दिया जाता था, ये सब दे के बिल्कुल तैयार करके वो उनको स्कूल तक छोड़ने जाती थी, ठीक। और यहाँ पे एक मेन लाइन फिर आती है, शी थ्रो दोज ब्रेड पीसेस टू द डॉग्स व्हेन दे वॉकड बैक होम टुगेदर, वो जब जाती थी स्कूल तो कुछ चपातीज़, यहाँ पे लाइन है, शी ऑल्सो ऑलवेज कैरीड सेवेरल स्टील चपातीज़ फॉर द विलेज डॉग्स, और वो मतलब अपने जब जाया करती थी कहाँ पे उनको छोड़ने के लिए, तब वो अपने साथ चपातीस कुछ लेके जाती नहीं स्ट्रीट डॉग्स को देने के लिए। और जब वो वापस आती थी तो वो स्ट्रीट डॉग्स को दे देती थी खाने के लिए। ऐसा होता था हमेशा, मतलब ये सब दादी के काम है जो वो हमेशा करती थी। ऑथर अपनी दादी का इंट्रोडक्शन पूरा दे रहे हैं एंड उनकी हर एक हैबिट को बता रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट फेस, अब जो कहानी बिल्कुल बदलेगी वो कुछ आएगी अभी। पहले मिड पे थोड़ा और भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि दे स्कूल वॉज अटैच टू अ टेम्पल वाइल दिस चिल्ड्रन वर, ऐसा सब कुछ, ये सब उन्हीं के बारे में बताया गया। ये सब हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, अभी हमको केवल फ्रेमवर्क समझना है, ठीक। देन एक नया फेज आता है, सेकेंड फेज ऑफ दिस चैप्टर। When the parent was settled properly, they called the author and the old lady there. जब उनके पेरेंट्स वर सेटल प्रॉपरली सेटल होते हैं, दे कॉल्ड द ऑथर एंड द ओल्ड लेडी देयर, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। अब वो लोग जब प्रॉपरली मतलब सेटल्ड हो जाते हैं, दादी भी रहती हैं साथ में, बट ये एक टर्निंग पॉइंट उनकी फ्रेंडशिप का होता है। क्यों होता है वो अभी पता चलेगा। शी कुड नो मोर एक्कम्पनी द बॉय टू हिज इंग्लिश स्कूल। अब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे वो उन्हें छोड़ने भी नहीं जा पाते, उनकी जो कंपनी है वो अब उन्हें नहीं दे सकती, उनका साथ नहीं दे पा रही। क्यों नहीं दे पा रही उसका रीज़न आगे पता चलेगा। एंड देयर वर नो स्ट्रीट डॉग्स आइदर, ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट बताया गया कि वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं है। सो द ओल्ड लेडी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड। सो जो ओल्ड लेडी थी, दादी थी, उन्होंने क्या किया, घर पे ही स्पैरोज को पालना शुरू कर दिया। देन होता है क्या होता है, मेन रीज़न क्या है उनकी फ्रेंडशिप का, मतलब टर्निंग पॉइंट क्या है वो यहाँ पे पता चलेगा कि द पुअर वुमन कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड्स एंड द लॉज ऑफ साइंस, कि आप उन्हें जो इंग्लिश को वो नहीं समझती हैं। क्यों नहीं समझती, उनके ज़माने में सब पढ़ाई नहीं थी, एंड द लॉज ऑफ साइंस ये सब उनको नहीं समझ में आता है। उनके ज़माने में थोड़े रिलीजियस टाइप की पढ़ाई होती थी, लाइक द रामायण एंड
अदर एपेक्स जो भी होते हैं इस टाइप की पढ़ाई होती है। सो उनको ये इंग्लिश एंड लॉस ऑफ साइंस वॉटेवर ये सब नहीं समझ में आता है। Then, but she was shocked to know that there was no religious or moral teaching at the school. उनको ये भी नहीं समझ में आता था कि उनके स्कूल में, किसके स्कूल में, बच्चे के स्कूल में, उनका जो ग्रैंड सन था उसके स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। क्या? रिलीजियस एंड मोरल टीचिंग एट दी स्कूल, ये सब नहीं पढ़ाया जाता। ये थोड़ा उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। देन इससे पता चल रहा है कि उनकी जो दादी थी वो थोड़ी सी, उनकी जो थिंकिंग थी रिलीजियस टाइप की थी, बहुत रिलीजियस अटैचमेंट उनका कुछ ज़्यादा था। देन थर्ड फेज ऑफ दिस चैप्टर बिगन फ्रॉम दिस when the author went up to university he got a separate room for his studies. बताया जा रहा है कि जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए पढ़ाई के लिए ही गॉट अ सेपरेट रूम फॉर हिज स्टडी। ऐसा होता है, बच्चे बड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा शांति वाला एटमॉस्फेयर ज़्यादा पसंद होता है। सो उनका जो मतलब रूम था उन्होंने सेपरेट कर लिया अपनी पढ़ाई की वजह से। हिज फ्रेंडशिप लिंक विद हर वॉज ब्रोकन। यहाँ से उनकी जो फ्रेंडशिप थी बिल्कुल ही अब मतलब वहाँ पे ज़्यादा वीक हुई थी इंग्लिश स्कूल में जब एडमिशन हुआ, बट यहाँ पे तो टूट ही गई एक तरह से। ओनली इन दी फिर उसके बाद बताया जा रहा है शी एक्सेप्टेड हर आइसोलेशन क्वाइटली। उन्होंने इस आइसोलेशन को बिल्कुल चुपचाप सहन किया या एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या होता है, शी यूज टू प्लाई हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटेड हर प्रेयर। वो हमेशा चरखे के पास ऐसे बैठती रहती थी, उसको प्लाई करती रहती एंड प्रेयर करती रहती थी। ओनली इन दी आफ्टरनून शी टुक अ शॉर्ट ब्रेक टू सिट इन द वरांडा एंड फीड द स्पैरो। केवल मिड में मतलब आफ्टरनून उसी टाइम पे वो क्या करती थी, थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, नहीं तो दिन भर वो उस चरखे को चलाती रहती थी। अब बिकॉज ऑफ उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि उनका जो वो बच्चा था, जो ऑथर की मतलब दादी थी ना वो, तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि वो लोग हमेशा साथ में ही रहते थे, तो अब दादी को अकेलापन लगता है, तो इस वजह से बट वो कुछ बोलती नहीं है, बस अपना चरखा चलाती रहती एंड प्रेयर करती रहती। केवल मिड में बताया जा रहा है कि शी टुक अ शॉर्ट ब्रेक, वो थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेती थी टू सिट इन द वरांडा। कहाँ? वरांडा में बैठती थी एंड फीड द स्पैरोज। वहीं पे वरांडा में जो स्पैरोज आती थी उनको फीड करती थी, मतलब उनको देती होंगी, खाना देती होंगी, उनकी देखभाल ऐसे करती होंगी, बैठ के उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती होंगी। 100 ऑफ द बर्ड्स बिकम सो फ्रेंडली विद हर डैट दे शैट ऑन हर लेग, शोल्डर एंड हेड। 100 ऑफ बर्ड्स लगभग मतलब 100 बर्ड्स लगभग बताया जा रहा है, और भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। बिकम सो फ्रेंडली, वो उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती हैं। विद हर डैट शी शैट ऑन हर लेग्स, वो उनके कभी पैर पे, कभी कंधे पे, कभी उनके सर पे ऐसे बैठती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर ड्रॉ देम अवे, वो हंसती नहीं बट उन्हें कभी भी ऐसे मतलब भगाती नहीं थी, वो बैठ गई तो बैठेंगे, उनको अच्छा लगता था। ये बहुत ज़्यादा उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था। बिकॉज ऑफ इन्हीं कुछ मोमेंट्स में वो खुश हो पाती थी, क्योंकि अब उनका जो नाती था ना, जो बच्चा था, वो तो अब उनके पास नहीं है, और उनको पहले क्या पता वो उनको परेशान करता हो, अब वो अकेली हो गई हैं, तो जो बर्ड्स हैं कभी कभी उनको ऐसे परेशान करती हैं तो उनको अच्छा लगता है। देन क्या होता है, शी डिड नॉट लुक अपसेट इवन व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। अब भैया वहाँ पे यूनिवर्सिटी में थे तो घर पे ही थे, अब उन्होंने क्या फर्दर स्टडीज़ के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, बट वो अपने आप को मतलब ऐसा दुखी नहीं दिखा रही। शी शोड नो सेंटीमेंट व्हेन शी शॉ हिम ऑफ द रेलवे स्टेशन। बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई भी मतलब दुख नहीं दिखाया व्हेन शी शॉ, जब वो उन्हें कहाँ छोड़ने के लिए गई, कहाँ पे, रेलवे स्टेशन, क्योंकि वो जा रहे हैं फॉरेन, तो वहाँ छोड़ने वो गई उनको, बट उन्होंने अपने चेहरे पे कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिए दुख वाले। द ऑथर डिड नॉट एक्सेप्ट टू फाइंड ही अलाइव ऑन हिज रिटर्न। ऑथर को ऐसा नहीं लगता था कि जब वो वापस आएगा तब ऐसा मतलब उनकी दादी जीवित होंगी, ऐसी उनको कोई आशा नहीं थी। बट शी वॉज देयर अगेन टू रिसीव हिम, बट वो जीवित रही। शी लुक्ड एक्सट्रीमली हैप्पी, और उनको इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। किसको? ऑथर को। फिर क्या होता है, थोड़ा सा अब यहाँ से एंड पॉइंट आता है। दैट डे शी फेड द बर्ड्स लॉन्गर। इन द इवनिंग शी कलेक्टेड वुमेन फ्रॉम द neighborhood, got an old drum and sang for house। ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है दैट डे, एक दिन, शी फेड द बर्ड्स लॉन्गर, उन्होंने बहुत देर तक बर्ड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड किया।
इन द इवनिंग, और इवनिंग में शी कलेक्टेड वुमन फ्रॉम द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड संग फॉर आवर्स। ठीक, यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने मतलब शाम टाइम खूब सारी जो नेबरहुड की उनकी मतलब कुछ वुमेन्स को बुलाया और उन्होंने गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी सी ढोलक बजाई, एंड संग फॉर आवर्स, खूब देर तक, खूब घंटों तक उन्होंने गाया। दिन क्या होता है, शी वॉज टेकन इल, अब वो बीमार तो होंगी ही। शी डिक्लेयर दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने बता दिया कि उनका जो अंत है अब आ चुका है। शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली एंड शी डेड पीसफुली। उन्होंने किसी से भी बात करना बंद कर दिया, मतलब अब बात क्या करेंगी, उनका बता दिया ना, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम मरने वाले हैं, सो अब वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई किसी से, एंड शी डेड पीसफुली, और बिल्कुल शांति से उनकी मृत्यु हो गई। एज पर कस्टम हर डेड बॉडी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद अ शेड स्वॉर्ड। अब क्या हुआ, उनकी बॉडी को रेड श्रॉड से कवर किया गया, श्रॉड मीन्स होता है क्या, कफन, उससे कवर किया गया और ग्राउंड में उनको लेट कर दिया, मतलब जैसे होता है ना वैसे ऊपर से उनको दफन टाइप का ऐसा कर दिया गया। While others left her alone to arrange for the funeral, hundreds of birds gathered around her। जब बाकी सभी लोग उनके फ्यूनरल मतलब कि उनके अंतिम संस्कार के लिए जो सब कुछ सारी चीज़ें अटेंड कर रहे थे, देन हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स गैदर अराउंड हर, खूब सारी जो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स थी ना जिनको उन्होंने फीड किया था, वो सब उनके चारों ओर आके बैठ गई। बट दे ऑल वर इन साइलेंट मॉर्निंग, वो बिल्कुल शांत मॉर्निंग, मतलब ये मॉर्निंग दुखी वाला है, बिल्कुल दुखी थी और बिल्कुल शांत थी। द ऑथर्स मदर थॉट द बर्ड्स वर हंग्री, ऑथर्स की मम्मी को लगा कि शायद इनको भूख लगी हो, सो उन्होंने क्या किया, शी थ्रो पीसेस ऑफ ब्रेड टू देम, उन्होंने कुछ पीसेस दी ब्रेड्स की वहीं पर डाल दी कि शायद इन लोगों को भूख लगी हो इसलिए आई हूँ और याद कर रही हूँ, ऐसा रो रही हूँ, परेशान हूँ। बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बस बट स्पैरोज जो थी उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया, ब्रेड को नोटिस नहीं किया। व्हेन द डेड बॉडी वाज कैरीड ऑफ, जब डेड बॉडी चली गई, द बर्ड्स आल्सो फ्लेव अवे क्वाइटली, और जो बर्ड्स थी वो भी शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेप्ट द ब्रेड पीसेस इनटू द डस्टबिन, नेक्स्ट मॉर्निंग जो ब्रेड की पीसेस थी पड़ी थी, उस स्वीपर ने उसको साफ कर दिया और डस्टबिन में डाल दिया। अब इसका मतलब क्या है कि क्यों स्पैरोज ने मतलब ये सब, इसमें कहने का मतलब केवल ऐसा है कि जो उनकी दादी थी उन्होंने इतने प्यार से उन सबको फीड किया था, इसलिए वो आई थी, ना कि किसी इसलिए कि मतलब हमें कुछ मिले खाने को, ऐसा कि मतलब वो जितना प्यार उन्होंने दिया उन बर्ड्स को, उतना ही प्यार उन स्पैरोज ने उनको दिया, और वो उनके अंतिम टाइम मतलब लास्ट टाइम वो आई कि मतलब कि इन्होंने हमको इतने अच्छे से पाला है, इतना फीड किया है, सो अब हम भी देखें जाके, और उनको बहुत दुख हो रहा था कि अब ये हम सबको छोड़ के चली गई, ऐसा, ना कि इसलिए आई थी कि उनको कुछ मिल जाए, ब्रेड्स की पीसेस मिल जाए, ऐसा कुछ। सो ये हम लोगों ने इसका पूरा फ्रेमवर्क समझ लिया। स्टोरी किन किन के बीच है, ऑथर के बीच में है, मतलब फर्स्ट पर्सन ऑथर है एंड ग्रैंड मदर है, स्टोरी क्या है वो सब कुछ डिफाइन कर चुके हैं। देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और जो NCERT लैंग्वेज है उसको पूरी तरीके समझेंगे कि हमें क्वेश्चन फ्रेम कैसे करने, बनाना क्या है, ये एक फ्रेमवर्क था केवल कि स्टोरी में हो क्या रहा है। तो बस अब हम लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है, हमें ये पता चल गया है कि कहानी क्या है, देन अब हम लोग इसको बिल्कुल रीड कर करके आंसर अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। सो let's end this video and then meet soon. Thank you so much.